अक्टूबर जून पर हम सभी विभिन्न राज्यों के पीसीएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे एवं खुद को परखेंगे। ये प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स, बिहार एसएससी एवं बिहार दरोगा के एग्जाम एवं अन्य सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 6। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया की। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से, पूर्व सोवियत संघ। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? अमेरिका। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 और अध्याय 1। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियां। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। पहली अनुसूची। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में।
कोएनलोहो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। 7वीं अनुसूची। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची। भूमि सुधार के किस अनुसूची के विषयों में अंतर्गत है? राज्य सूची। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? 10वीं अनुसूची। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पत्रकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जनजाति। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायती राज से। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? समाजवाद एवं पंथ निरपेक्ष। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संशोधन द्वारा। समाजवादी शब्द उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन कुंडली कहा? के मुंशी ने। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? BR अम्बेडकर ने। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुबारी। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? केशवानंद भारती विवाद।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? संप्रभुता। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका व कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ग्रेट ब्रिटेन। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? अध्यक्षात्मक सरकार। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। राष्ट्रपति पत्ति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। राष्ट्रपति में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? न्यायिक समीक्षा। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? केसी वियर। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान की संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? बी आर अम्बेडकर। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया है? हर्बर्ट साइमन ने। निम्नलिखित में कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? हेनरी फेयोल। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया गया है W.C. डॉनहम द्वारा। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? हैबियस कार्पस, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट याचिका को कहा जाता है मैंडमस। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं परमादेश। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया गया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? कानूनी अधिकार है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था 1976 में। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई ग्रेट ब्रिटेन में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 37। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? आयरलैंड। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वाद योग्य नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन निर्देशक सिद्धांत है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? अनुच्छेद 43A। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? अनुच्छेद 44। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किससे व्यादेशित है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51।
भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया है? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नीति निदेशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? पर्यावरण का संरक्षण। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? मुफ्त कानूनी सलाह। निम्नलिखित में कौन सा नीति निदेशक तत्व है? समान नागरिक संहिता। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? केटी शाह ने। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम द्वारा। 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1937 में। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से कौन अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की? 1919 का भारत सरकार अधिनियम। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1919 एक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? 1919 का अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1945 में। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? भारत सरकार अधिनियम 1935। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में भी द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। निम्नलिखित
नियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? M.N. राय ने। किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा यही सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? महात्मा गांधी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। दिसंबर 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपराष्ट्रपति उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? 5वीं बैठक में। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22, 1947 में। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। 24 जनवरी 1950। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था B.N. राव द्वारा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था नवंबर 26, 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था? नवंबर 26, 1949 को। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बंबई प्रेसिडेंसी से। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आजाद ने। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं
सदस्याएं थी? 15। किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? स्वर्ण सिंह समिति की। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 42वां संशोधन। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेद 51A में। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? 1976 में। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? भाग 4A। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 क मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? 11। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? संविधान। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है अनुच्छेद 51 क में। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? मूल कर्तव्य में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद में किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है राष्ट्रपति में। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में किस पर लागू होती है? राष्ट्रपति पर। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली एवं आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं दिल्ली एवं पुडुचेरी। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कितनी भी बार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा।
राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 14 दिन। निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? राज्यों की विधानसभाएं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? 6 माह। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? 6 माह तक। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। निम्न में किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा तब राष्ट्रपति ने अपने संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 72। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार राज्य से। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? श्री वी गिरी। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एन संजीव रेड्डी। कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? नीलम संजीव रेड्डी।
भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाने जाते हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? 12वां। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? वीबी गिरी। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन ल्यूटियंस द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। राज्य का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यसभा के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? 12वां। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत का प्रधानमंत्री होता है, नियुक्त होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, प्रधानमंत्री के दायित्वों का। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 352 में। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं सामान्यतः लोकसभा के सदस्य। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह बाद। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? विधायिका के। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? लोकसभा के। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? स्पीकर की। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? भीमराव अंबेडकर। भारत के बर्मे प्रधानमंत्री थे देवेगौड़ा। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? लाल बहादुर शास्त्री।
निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? चंद्रशेखर। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए? चौधरी चरण सिंह। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के द्वारा? नरसिम्हा राव द्वारा। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? 91वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? 51वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? श्वेत पत्र। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? नीति कार्यान्वयन से। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? 1951 में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ? कराची अधिवेशन। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में अस्थायी बनाना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू। किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मौलिक अधिकार क्या है? वाद्य योग। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 14। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 15 का 4 तथा 16 का 4। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? आर्थिक समानता। किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया? 17वां संशोधन अधिनियम 1995। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 19। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 का ए में विशेष रूप से उपबंधित है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 का ए। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 का 1 का डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? एकांतता का अधिकार। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? अनुच्छेद 21। निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है पूर्ण निषेध। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 24। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? अनुच्छेद 20 का 3 में। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 20। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 22। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा किरपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय
नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रीट जारी करने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण।